यहाँ पर तुलनात्मक विधि को हम लोग देखेंगे। तुलनात्मक विधि में क्या कहता है? तुलनात्मक विधि में कहता ये है, सबसे पहले तुलनात्मक यानी तुलना करना होगा। तुलना करने मतलब अपना बराबरी दिखाना तो नहीं कहते, तुलना कर रहा है हमरा से, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी अगर आपसे कोई बराबरी दिखाया जाता है तो कहते हैं ना कि हमरा से तो तुलना कर रहा है। उसी तरह से यहाँ भी है कि तुलना करना होता है। तो क्या तुलना करने के लिए रहता है वो देखिए ध्यान से। दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करें। सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर दो समीकरण आपको दिया गया है। एक समीकरण 2x + 3y = 19 है और एक है 3x + 4y = 26 है। तो यहाँ पर दो समीकरण आपको दिया गया है। आपके मर्जी के अनुसार ये दोनों समीकरणों में से किसी एक अज्ञात राशि की, दोनों में एक ही अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा और दूसरे में व्यक्त कर देना होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये बताइए हमको कि x के पदों में व्यक्त करें कि y के पदों में व्यक्त करें? किसका वैल्यू निकाले? x का निकाले। चलिए, तो x का जब इसमें वैल्यू निकालेंगे तो इस समीकरण में भी हमको x का ही मान निकालना होगा। क्या करना होगा? क्योंकि दोनों में क्या बोला है? एक ही अज्ञात राशि। अज्ञात मतलब वह राशि जिसका मान हमको मालूम नहीं है, उसी को ना अज्ञात बोलते हैं। जिसका मान हमको मालूम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अज्ञात राशि ना। तो यहाँ पर हम लोग को या तो दोनों में x का मान निकालना होगा या तो दोनों में y का मान निकालना होगा। आप जिसको निकालना चाहते हो निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि x का मान निकालें तो लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है? 2x + 3y = 19। यहाँ पर 2x का 2x ये क्या चीज में है? प्लस में। बराबर को उस पर जाए तो कुछ में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो 2 यहाँ गुणा कर रहा है, बराबर किस पर जाए तो क्या करेगा? भाग करेगा ना जी। तो देखिए आगे क्या लिखा, जब इसमें हम एक x का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में भी क्या करना होगा? x का ही मान निकालना होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से, थोड़ा जहां तक हम लिख दे रहे हैं समझिएगा खाली। 3x + 4y = कितना? 26 है। यहाँ पर भी क्या करना होगा? x का ही मान निकालना होगा। तो 3x = 26, ये प्लस में है, बराबर को उस पर तो कुछ हो जाएगा माइनस में। इसीलिए x = 26 - 4y और बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका 3 हो गया और ये वाला जो समीकरण आ गया वो कौन हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा देखिए, ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 3 है। यहां पढ़िए, अब ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। बोला दोनों समीकरणों में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। यहां पर x का मान y के पदों में व्यक्त करना दिए, x का मान y के पदों में व्यक्त किए ना। तो एक ही अज्ञात राशि का मान निकाले हैं दोनों में और दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। और व्यक्त करने के बाद क्या करता है? में व्यक्त करे और तब इन्हें परस्पर समान कर दें। तब इन्हें परस्पर क्या करना है? अब देखिए समान क्यों करेंगे। यहां पर इस समीकरण में x का मान यही है और इस समीकरण में भी x का मान ये है। तो दोनों देखा जाए तो दोनों में x का ही मान है कि नहीं है? दोनों में x का मान है। जब दोनों में x का मान है तो दोनों x बराबर है कि नहीं है? जब ये दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो वही कर रहा है, समान कर दे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 बराबर होगा समीकरण 4 के। समीकरण 3 बराबर होगा समीकरण 4 के। क्यों? क्योंकि दोनों ही x का मान है। दोनों ही किसका मान है? x का मान है। यानी दोनों एक ही चर राशि का मान है। तो एक ही चर राशि के मान एक ही समीकरण में अलग अलग नहीं हो सकता है। एक ही चर राशि के मान एक ही समीकरण में अलग अलग नहीं हो सकता है। जब इस सब का अलग अलग मान एक ही नहीं हो सकता है तो दोनों मान आपस में बराबर होगा ना। तो हम यहाँ क्या कर दिए कि ये समीकरण और ये समीकरण दोनों क्या कर दिए? बराबर कर दिए। फिर बराबर करने के बाद जो अज्ञात राशि के पद में हम व्यक्त किए थे उस अज्ञात राशि का मान निकल जाएगा। उस अज्ञात राशि का, और उसके मान निकलने के बाद
आप समीकरण 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में मान रख करके ये वाला दूसरा अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, समीकरण 3 बराबर हुआ समीकरण 4 के, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही अज्ञात राशि का मान है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक ही अज्ञात राशि का मान ज्ञात। 3 में क्या है, 19 माइनस 3y बटा कितना है 2 है, बराबर में इधर कितना है 26 माइनस 4y बटे 3 है। तो यहां पर क्या है देख रहे हैं हम कि अब एक ही चर वाला राशि हो गया। एक चर वाला राशि हो ना, एक घातीय समीकरण पाते हैं, एक ही घात वाला समीकरण है कि नहीं, या एक ही चर वाला समीकरण है कि नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको जब आप हल कीजिएगा तो इसमें y का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा? तो चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखिए 19 दिया 57 प्लस माइनस 3 ते ही 9y। अब ये करेगा यहाँ 26 दूना प्लस माइनस 4 दूनी, कोई दिक्कत है? अब देखिए y वाला एक तरफ और बिना y वाला को, तो माइनस 9y, ये जो माइनस में बराबर किस पर क्या हो जाएगा, बराबर की इस पर 52 था और ये पर क्या जी है प्लस 57 है, और उस पर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 9 गो y में से 8 गो y चला जाएगा तो माइनस 1 y बचेगा ना। अब यहाँ पर माइनस यहाँ भी बढ़ा तो माइनस 57 में से 52 गया 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना हो गया। तो एक अज्ञात राशि का वैल्यू आप निकाल लिए। अब इस अज्ञात राशि का मान हम लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, और समीकरण, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि समीकरण 3 या 4 में रखें, समीकरण 3 या 4 में रखें। अगर 1 और 2 में रखते हैं आप तो फिर से वही काम करना होगा, ये वाला काम है ना, और ये वाला काम हम पहले से कर चुके हैं। तो हम ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप समीकरण 3 और या 4 में मान रखें। तो चलिए यहाँ लिखते हैं y का मान 4 में रख दे। 4 में रखने पर बाबू देखिए ध्यान से, 4 समीकरण क्या है आपका, तो x बराबर 26 माइनस 4y बट्टा में कितना है 3 है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए x बराबर 26 माइनस 4 गुने y का वैल्यू कितना है 5, अब बट्टा में 26 माइनस 5 कितना होता है। अब देखिए 26 में से 20 को लेस कीजिएगा तो 6 बचेगा ना। एक मिनट दिख नहीं रहा, यहां पर 6/3 बचेगा, कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया। तो इस प्रकार से आप तुलना करके यहां दोनों को क्या किए हैं, तुलना करके दोनों अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, यहां करना क्या है, आपको 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, किताबी भाषा छोड़िए, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा ध्यान से। आपको 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, दोनों समीकरण में आपके पास 2 अज्ञात राशि होंगे, x और y। दोनों अज्ञात राशि में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालेंगे दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करके, ठीक है। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो उसको y के रूप में बदलना होगा, अगर आप y के मान निकालना चाहते हैं तो उसको x के रूप में बदलना होगा। दिक्कत है नहीं ना, तो यहां पर दिक्कत नहीं है। तो दोनों समीकरण में से किसी एक ही अज्ञात राशि का मान निकालेंगे। अगर आप समीकरण 1 में से y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में से भी y का मान निकालना होगा। यदि आप समीकरण 1 में से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में से भी x का ही मान निकालना होगा। क्लियर यहां पे। जब दोनों समीकरण में से किसी एक अज्ञात राशि का आप मान निकालिएगा तो नियम होता है कि किसी समीकरण के एक अज्ञात राशि का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, यानी किसी भी अज्ञात राशि का मान दोनों समीकरणों के लिए एक समान होता है। दोनों समीकरणों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। तो आप यहां पर किसी एक अज्ञात राशि का मान दोनों समीकरणों में लिखे हैं तो दोनों अज्ञात राशि का जो मान है आपको दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो दोनों निकाले हैं ये और ये, तो ये दोनों को फिर आप बराबर शो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चर राशि का मान है। तो यहाँ बराबर जब कीजिएगा तो x वाला यहाँ पर निकाले थे, तो जब इसको बराबर शो कीजिएगा और मान निकालिएगा तो y का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? अगर यहाँ पर y आप निकाले होते और फिर बराबर शो किए होते तो यहाँ पर x का मान निकला होता। क्लियर यहाँ पे? उसके बाद जो ज्ञात होगा, जिस राशि का मान पता चल जाएगा, उस राशि का मान समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं और समीकरण 4 में भी रखते हैं। तो किसी भी समीकरण में मान रख करके आप इस अज्ञात राशि का पता कर सकते हैं। क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अब दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे, है ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए दो समीकरण, वही वाला समीकरण लिख देते हैं फिर से। 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26 है, यही ना है। देखिए इसमें प्रतिस्थापन में क्या होता है। प्रतिस्थापन में होता है कि दिए गए दो समीकरणों में किसी एक समीकरण में से एक अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे अज्ञात राशि का मान ज्ञात किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से किसी एक समीकरण में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालेंगे दूसरे अज्ञात राशि के रूप में कन्वर्ट करके, बदल करके, है ना। तो बताइए कि दोनों में से किस समीकरण का मान निकालें। अगर आप समीकरण 1 में से मान निकालते हैं तो समीकरण उसका मान 2 में रखना होगा, और 2 में से निकालते हैं तो 1 में रखना होगा। यही ना बोले, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में एक अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, और तब जा करके दूसरे अज्ञात राशि का मान निकलेगा। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, किसी एक समीकरण का मान निकालेंगे एक चर राशि का। किसका निकाले? 1 से कि 2 से? चलिए 1 से, 2 से, ठीक है, बहुत अच्छा, 2 से। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब 2 से निकालिएगा तब यहाँ जो मान निकलेगा, जो अज्ञात राशि का वैल्यू निकालिएगा, उस अज्ञात राशि का मान अब समीकरण 1 में रखना होगा। किस में रखना होगा? ये किसके लिए? प्रतिस्थापन। आप लोग समीकरण में पढ़े, अभिक्रिया में पढ़े, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े ना, उसका हटा के उसका जगह स्वयं ले लेता है, वही ना। उसी तरह से यहाँ भी एक अज्ञात राशि का मान निकालेंगे और उसका मान दूसरा में रख करके उसका जगह स्वयं ले लेगा। समझ में ना? तो ध्यान दीजिए, 2 में निकाल रहे हैं। अब 2 से किस अज्ञात राशि का मान निकालना चाहते हैं? x का कि y का? y का। बहुत अच्छा, तो पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, यही ना है। अब आप चाहते हैं कि समीकरण 2 में से इस y का मान निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले x को बराबर को उस पर करना होगा ना। तो 4y बराबर 26 प्लस में उधर है तो कुछ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ 4y का मान नहीं निकालने आए हैं, सिर्फ किसका मान निकालना था। तो 4 इसमें क्या कर रहा है? बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या करेगा? यह आ गया 4। ये समीकरण आपका हो गया थर्ड, हो गया। क्या हो गया? अब देखिए समीकरण 2 में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालिए आप। अब इस अज्ञात राशि का मान 1 में रखेंगे, 2 में से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, और 1 में से निकालेंगे तो
2 में रखेंगे। तो आप 2 से निकालें तो 1 में रखिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, या लिख सकते हैं y का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसका मान हम यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं, 2 में क्यों नहीं रख सकते हैं। तो जब आप इसका मान 2 में रखिएगा तो पुनः यहीं पे लौट जाइएगा आप, समझ में आया, यही वाला मिल जाएगा। तो कोई फायदा, इसलिए हम किस में रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब तो 1 में आपका क्या है, 1 में है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 19 है ना। चलिए आगे बढ़ते इस साइड। यहां पर y का मान इसमें रख देना है। तो चलिए 2x प्लस 3, y के साथ 3 गुना करा तो ब्रैकेट से बंद कर दे उसको। तो y का मान यहाँ क्या है आपका 26 माइनस 3x बटा, यही ना है। चलिए ये y का मान आ गया, फिर बराबर का और 19 का। क्लियर है, आगे बढ़िए। यहां पर कुछ ना रहने पर 1 लिख सकते हैं ना, अभी ऐसे ही रहने देते हैं प्लस। देखिए कितना हो जाएगा 26 दिया, 6 18 के 8 हाथ में, और 3 दूनी 6, कितना हो गया माइनस 3 3, अब बटा में कितना हो गया, अब बराबर में। अब ये दोनों का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, 4 होगा। तो भाग में 4 में 4 दूनी, और जस कितना सूत्र रहेगा ना जी 78 माइनस बराबर में 19 ना। अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा आप लोग कि 4 गुना भाग कर रहा है, बराबर कुछ पड़ जाए तो क्या करेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 8x प्लस 78 माइनस 9x बराबर 19 चौके कितना होता है। देखिए 9 चौके 36, और देखिए यहां पर 4 एकम 4 और 3। अब ये माइनस वाला बड़ा है ना प्लस वाला से, तो माइनस 9 को x में से 8 को x चला जाए, क्या वो x बचेगा, खाली x से ना बचेगा। अब 76 ये प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, तो इसलिए माइनस x बराबर माइनस, तो x का मान कितना निकल गया। अब देखिए इस चर राशि का मान तो आप निकाल लिए, पहले समीकरण में भी आप देखे थे कि x का मान 2 ही आया था, इसमें भी कितना आया 2 ही आया। अब इस राशि का मान आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 3 में रखिए। 3 में सब काम किया हुआ है, सब काम, लेकिन अगर इस सब में रखेंगे तो फिर से ये वाला काम दोहराना होगा। तो हम क्यों दोहराएंगे जब हमारा ये मिला हुआ है। तो लिखेंगे x का मान थर्ड में रखने, तो चलिए रख दीजिए। y बराबर क्या है 26 माइनस 3 गुने, यहां पर कितना हो जाएगा 2 बटा में 4। चलिए 26 के 26 माइनस 3 दूनी बटा 26 में से 6 का कितना बचेगा 20 बटा कितना पर मिटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आ गया। और पिछले समीकरण में भी हम लोग देखे थे कि y का मान कितना आया था 5 ही आया था, कितना आया था 5। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन में भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का मान, एक चर का मान ज्ञात करेंगे और उसको दूसरा समीकरण में रख देंगे। तो दूसरे समीकरण में रखने के बाद आपका एक चर का मान मालूम हो जाएगा और उस चर का मान फिर यहाँ पर रखेंगे 3 में, तो आपका दूसरा चर का भी मान पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण कितने विधि से बनते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो हम बता दें, उस दिन भी पिछले वीडियो में भी हम बताए थे
कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग 5 विधि से बनाने के लिए सीखेंगे। कितने विधि से? जिसमें पहला है तुलनात्मक विधि। पहला क्या है? तो तुलनात्मक विधि क्या होता है उसके बारे में पहले लिख के लेते हैं और उसके जानते हैं क्या होता है ना। तुलनात्मक विधि, यहां पर हम लोग तुलनात्मक विधि को देखेंगे। तुलनात्मक विधि है क्या, क्या बोलता है? तो दोनों समीकरणों में कोई दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए, बोलिए समीकरण आप लोग। 3x प्लस 4y इक्वल टू में कितना है? 6 बराबर में 6 लिख दें। एक मिनट, ये गलती है, फिर से बोलो। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। देखिए जो प्लस 1 है बराबर की इस पार हम लिख देंगे तो ये -1 हो जाएगा ना। और बोलो एक और, ये तो समीकरण 1 हो गया। और एक और समीकरण, यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे लुप्तीकरण। आप लोग लुप्त मतलब जानते होंगे कि छिपाना होता है। लुप्त करने का मतलब छिपा देना। तो यहां पर क्या करना है कि हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ रहता है, जैसा कि हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं कि दो समीकरण हमको दिया हुआ है। लुप्तीकरण विधि में होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ही इजी है ये, और ज़्यादातर हम लोग इसी से बनाते हैं और इजी विधि होता है, ये बहुत ही आसान विधि होता है। तो इसमें कहता क्या है, इस बात को गौर से सुनिएगा। बोलता ये है कि दो समीकरणों में से किसी एक चर का मान बराबर करना होता है। दोनों समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि जो होता है उसका मान हम लोग बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद जोड़ने या घटा देने से एक चर का मान खत्म हो जाएगा, बचेगा एक चर का मान। तो आप इसको जब आगे हल कीजिएगा तो जो बचेगा उस चर का मान ज्ञात हो जाएगा, और उस चर का मान जो ज्ञात होगा उसी चर का मान दोनों में से किसी समीकरण में रख देने पर जो लुप्त था, जो लुप्त हो गया था चर, उस चर का मान फिर से ज्ञात कर लीजिएगा। एक बार गौर से सुनिएगा। हम क्या बोले कि दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान जो होता है वो बराबर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 7x है। अगर आप x वाला को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यहाँ देख रहे हैं कि 7x है, ये 3x है। दोनों में एक ही चर राशि का मान हम बराबर करने के लिए बोले हैं ना। तो एक में 7x है, एक में 3x है। तो या तो आपको इसमें 3 से गुना करना होगा, कितना से? पूरा समीकरण में, और इसमें फिर करना होगा 7 से गुना। अब देखिए तो 27 और 27 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर होगा ना। लेकिन कुछ हमारा यहाँ अपना भी दिमाग लगाना है कि कुछ ऐसा काम करे कि हमको और शॉर्टकट तरीका से बन जाए। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, तो आप उसको बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये दोनों को बराबर करने में थोड़ा समय कम लगेगा हमको। किसी एक ही समीकरण में गुना कर दे या भाग कर दे तो इसका मान कम, इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर भाग कर दे इसमें 2 से तो इसका मान कम हो जाएगा, फिर ये दोनों बराबर हो कि नहीं होगा। अगर इस समीकरण में 2 से गुना कर दे तो इसका मान ये दोनों का बराबर हो कि नहीं होगा। तो कोशिश ये करना है कि प्लस माइनस वाला जो संख्या होता है उसको बराबर करना है। किसको बराबर करना है? जो प्लस और माइनस में दिया हुआ रहेगा। तो प्लस माइनस में यहाँ दिया हुआ है तो ये दोनों y का मान को हम लोग बराबर करेंगे, और y को मान करके जब प्लस माइनस में अगर जोड़ेंगे तो ये वाला कट ना जाएगा, तो ये वाला लुप्त होगा कि नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण। अब लुप्त करके फिर x का मान ज्ञात कर लेंगे, और इस x का जो मान ज्ञात करेंगे उसको निकाल करके फिर दोनों में से किसी समीकरण में रख देंगे तो y का वैल्यू मालूम हो जाएगा ना। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं y को। किसको?
वाई को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4y अभी कितना 2y है। अगर इस वाला में हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या होते हैं, क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, तो ये वाला से इसमें गुना करते और ये वाला से इसमें गुना करते। जैसे कि यहाँ x वाला में हम बताए अभी ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये वाला 3 से इस समीकरण में गुना करते और ये वाला 7 से ये वाला में गुना करते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी 2 का पहाड़ा में 4 आता है, यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे हम तो इसका मान बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए देखिए 7 दूनी और x का माइनस 2 दूनी y का बराबर 8 दूना कितना हो गया बाबू? ये समीकरण कितना हो गया? थर्ड हो गया। कितना हो गया? अब देखिए कि समीकरण थर्ड और 2 में क्या कोई 2 चर का मान बराबर है? तो बोलेंगे कि हाँ है। अब उसको क्या करें? एक प्लस एक माइनस में है तो ये लुप्त कैसे होगा? जब जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा जी। तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर, ठीक है, इन 2 और 3 को तो जोड़िए 14 और 3 और ये कट न गया, बराबर में इसको जोड़िए 8 6 14 1 1 2 अब 1। देखिए एक और चर का मान लुप्त हुआ कि नहीं हुआ? एक चर का मान लुप्त हो न गया। क्या यहाँ आप लोग को y दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक चर का मान हम लुप्त कर दिए तो दूसरा चर का मान ज्ञात होगा ना। तो देखिए ये 17 जो है वो x के साथ क्या कर रहा है? तो बराबर का अगर उस पर ले जाएं तो क्या करेगा? तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 34/17। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो x का मान कितना आपको मालूम हो गया बाबू? 2 मालूम हो गया। अब फिर हम क्या बोले थे कि यही x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं आप। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए तो 7x माइनस 2y बराबर 8 है ना बाबू। आपको x का मान कितना निकला है? तो जहां पे x है उसको हटा के हम कितना लिखेंगे? तो 7 इंटू 2 हो गया, माइनस में 2y बराबर में कितना? तो आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 7 दूनी अब माइनस 2y बराबर में 8। ये प्लस में न है, बराबर को उस पर ले तो क्या चीज हो जाएगा? तो माइनस 2y बराबर 8, ही प्लस में उधर है तो कुछ हो गया माइनस 2y बराबर कितना हो गया? माइनस में 6 होगा कि नहीं होगा? 14 में से 8 है तो 6 ही ना बचेगा। और ये माइनस से माइनस y के साथ 2 क्या कर रहा है? तो उधर जाए तो क्या करेगा? इसीलिए y बराबर 6/2 काटेगा कितना बार में? तो इसीलिए y का मान कितना हो गया और x का मान कितना है? x का मान कितना है? तो आप यहाँ क्या किए? एक चर का मान बराबर करके उसको लुप्त किए तो दूसरा चर का मान ज्ञात हुआ। इस चर का मान फिर समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो जो लुप्त हुआ था चर, उस चर का मान ज्ञात हो जाएगा। यही है लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि यदि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ये मान लीजिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, सॉरी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जो इस प्रकार से आपको दे दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। तो आप कैसे मान ज्ञात कीजिएगा? तो वज्र गुणन विधि का सूत्र देखिए ये होता है x बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर y बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। यानी इसका भी मान यही है और इसका भी मान यही है, तो दोनों को हम बराबर शो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं x बटा
बी एफ माइनस सी ई बराबर होगा 1/AE माइनस बी डी। लेकिन देखिए यहाँ पर बी डी और AE आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। बी डी और AE आपस में बराबर, अब यहाँ पर है कि ये लिखाया तो लिखाया कैसे, ठीक है। तो देखिए वज्र गुणन में जब x का मान आप लिखते हैं तो x वाला में इसको छुपा दीजिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, और x यहाँ लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करके घटा दीजिए। तो बी एफ माइनस सी ई हुआ कि नहीं हुआ। अब जब आप y वाला लिखने लगिएगा, किसका, y का अनुपात में दिखाइएगा, तो इसको हम छिपा देंगे, ये वाला को बच जाएगा y। अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ गुना होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से सी डी माइनस एफ बराबर में। अब हम लोग इसका मान अगर ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ से यहाँ में गुना होगा कि नहीं होगा। तो ए ई माइनस बी डी होने गया, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी अर्थात ये भी इसके बराबर हुआ, ये भी इसके बराबर हुआ ना। तो ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिर्फ x का मान निकालना, तो x को छोड़ देंगे, x को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो इधर क्या होगा, तो यानी ये वाला इधर जो भाग कर रहा है ना बाबू x के साथ, बराबर के उस पर तो क्या करेगा, तो अगर इतना में 1 से गुना कीजिएगा तो यही ना रह जाएगा, यानी बी एफ माइनस सी ई बटा ए ई माइनस बी डी होगा। यही आपका x का मान ज्ञात करने का सूत्र हो गया। जिस तरह से x का मान e हुआ उस तरह y का मान भी तो ये है, y बराबर भी तो दिया गया है। तो लिखेंगे y बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर है 1/AE माइनस बी डी। अब y का मान निकाला तो y को रहने देंगे। ये क्या कर रहा है, इसके साथ भाग ना कर रहा है, बराबर को उस पर जाए तो क्या करेगा। तो देखिए सी डी माइनस एफ में अगर 1 से गुना करे तो सी डी माइनस एफ है ना रह जाएगा, अब बटा में जो है वो। तो इस विधि द्वारा आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x और y का मान बहुत ही इजी है, सिर्फ इसको याद करने का तरीका। अगर इसको आप निकालना चाहते तो ये दोनों में गुना होगा, इसको निकालिएगा तो ये दोनों में गुना होगा, इसको निकालिएगा तो ये दोनों में गुना होगा। बस यही तो करना है, कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से हल कर लीजिएगा। उतार लीजिए इसको। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अनुपात निर्णय विधि। क्या पढ़ेंगे, अनुपात निर्णय विधि में होता है कि चर पद लुप्त करके चरों के अचर पद लुप्त करके, ये एक तरह से कहा जाए तो लुप्तीकरण ही विधि है। लुप्तीकरण में चर का मान बराबर करते थे और इसमें अचर पद का मान बराबर करना होगा। तो अचर पद को लुप्त करके चर पद को क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। क्या करते हैं, और अनुपात निकाले फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में रख करके अनुपात के अचर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अचर को ज्ञात करते हैं और फिर प्रत्येक को हल करके चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दो समीकरण है, एक 3x है प्लस 5y बराबर में 7 है और एक है 5x प्लस 12y इक्वल टू 14 है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, बोला जाता है कि अचर पद को बराबर करो। पहला स्टेप क्या है, अचर पद को बराबर करना है। तो अचर पद 7 और 14 न है, तो इसमें समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अगर समीकरण में 1 में 2 से गुना कर दे तो अचर पद बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए बराबर कीजिए, 3 दूनी प्लस 5 दूनी और बराबर में 7 दूनी। अब ये समीकरण कितना हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, तो ये वाला खत्म होने जाएगा, लुप्त होने जाएगा। तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि 2 में से 3 को क्या कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए माइनस x होगा आपको, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस
और बराबर में क्या, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इधर जो माइनस में है बराबर को उस पर ले जाए तो क्या चीज हो जाएगा, तो 2y बराबर x हुआ ना। अभी दोनों का अनुपात में लिखते हैं, यहाँ कुछ ना रहने पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ गुना कर दो इधर भाग करेगा, ये यहाँ गुना कर रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y बटा 1 बराबर x बटा 2। अब काहे हुआ, तो x में 1 से गुना हो रहा है तो इधर इनका भाग होगा, y में 2 से गुना तो 2 ने करेगा भाग करेगा। और इसके बराबर कोई एक हम मान लेते हैं k, क्या मान लिए हम लोग, k मान लेते हैं इसके बराबर में, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, y बराबर y बटा 1 बराबर भी k होगा और x बटा 2 बराबर भी, तो y का मान k हो न गया और x का मान 2k होगा कि नहीं होगा जी, x का मान। तो यहाँ पर देखिए y का मान भी k हो गया, x का मान कितना हो गया। अब यहाँ पर देखिए x और y दोनों का मान अगर समीकरण 1 में रख दे तो k का मान ज्ञात होने जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x और y का मान 1 में रखने पर, चलिए ध्यान दीजिए, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2k, तो ये 2k हो गया ना, प्लस में 5 इंटू वाई का मान कितना है, तो k हो गया, बराबर में कितना जी, 7। चलिए 3 दूनी और प्लस में 5k ना, और बराबर में 6 5 कितना, अब बराबर में, इसलिए k बराबर 7 बटा कितना। अब इस k का मान ये दोनों में रख दीजिएगा तो मान निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो लिखिए k का मान, इसको मान लेते हैं हम कितना, 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, k का मान 4 और 5 में रखने पर। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, y का मान k है ना बाबू, और x का मान कितना है, तो y बराबर कितना, k का मान कितना, 7 बटा निकल गया y का मान। और x बराबर कितना, 2 इंटू k का मान 7 बटा, तो इसीलिए x बराबर कितना, 7 दूनी निकल गया कि नहीं निकला। तो इस तरह से हम अनुपात निर्णय विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करेंगे।